तो आप ऐसा बोल रहे हो कि 5 लाख भी कैपिटल सफिशिएंट नहीं है इनिशियली मार्केट ट्रेड करने के लिए या सीखने के लिए? एफ एंड ओ गेम छोटे प्लेयर के लिए नहीं है, सिर्फ वो बड़े प्लेयर के लिए है। इनिशियल फिर भी कितना कितना लॉस आपने देखा रहेगा उस पीरियड के दौरान? लॉस तो वो पीरियड में मेरे पास जो 4-5 लाख रुपए थे, मतलब फादर के 4 लाख और मेरे जो जॉब में से जो 1 आध लाख सेविंग हुआ होगा, वो सब भी चले गए। क्या यूट्यूब पे कुछ नया कुछ ऐसा ट्रेडिंग एकेडमी स्कैम ऐसा कुछ चल रहा है, आपको क्या लगता है? मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, क्यों? मेरे पास टाइम नहीं है। यूट्यूब से जो पैसा आता है मुझे नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं ट्रेडिंग से बना रहा हूँ पैसा। इंटरडे में 5 करोड़ के आसपास का लॉस हो रहा था एंड देन यू टर्नड इट अराउंड समहाउ। कैपिटल उतना लेके अंदर बैठो ना, अगर 2% भी रिटर्न आए तो एब्सोल्यूट अमाउंट पे आपको सेटिस्फैक्शन हो। एस्ट्रो ट्रेडिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है आपके? मैं बिलीव नहीं करता एस्ट्रो में, तो कैसे बिलीव कर सकता हूँ मैं? पैसे मेरे दाव पे लगाने हैं। जो बिलीव करता है वो कौन करता है? वो छोटे छोटे कैपिटल वाले करते होंगे। मितेश पटेल ऑप्शन मैस्ट्री, ऐसा कोर्स हमें कभी देखने मिलेगा? स्पाइडर ने 25 ईयर्स कंप्लीट किए हैं और उसी वजह से हमने एक नया सीरीज़ ट्रेडर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए शुरू की है। सीरीज़ का नाम है वॉइस ऑफ ट्रेडर्स। और हमारे जो पहले गेस्ट है वो इतने स्पेशल है, जो हमारे साथ पिछले करीब 6 सालों से जुड़े हुए हैं। एक छोटे से गांव से वो आते हैं। छोटे से गांव से उन्होंने एक केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी एंड केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई से उन्होंने एक ऐसा स्विच मारा कि दुनिया देखती रह गई। एक केमिकल इंजीनियर से एक ट्रेडर तक का सफ़र कैसा रहा, क्या रहा, वो हम आज जानेंगे। आज वो इंडियाज़ बेस्ट ट्रेडर कहलाते हैं और मनी कंट्रोल ने तो उन्हें नाम दे दिया है कि एंग्री यंग ट्रेडर ऑफ इंडिया। तो लेट्स नॉट वेट एनी मोर, लेट्स वेलकम मिस्टर मितेश पटेल। तो मितेश जी, मैंने आप पे जो भी मेरी रिसर्च है मैंने देखा है आपका बैकग्राउंड एक केमिकल इंजीनियरिंग का था। तो एक केमिकल इंजीनियर के बैकग्राउंड से स्विच टू सीधा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, वो भी ऑप्शन सेलिंग, तो ये इतना बड़ा स्विच कैसे, मतलब आप कैसे आए इसमें, एंट्री कैसे हुआ? आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। देखो, आफ्टर इंजीनियरिंग में जॉब कर रहा था। 2005 में सूरत में जॉब कर रहा था। तो वहाँ से तो सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट ओपन किया था, डीमैट अकाउंट ओपन। तो और साथ में वो टाइम पे क्या पैसे ज़्यादा नहीं थे, तो फादर ने 4 लाख दिए थे मुझे। अच्छा। तो उसमें से मतलब वो 100 क्वांटिटी, कभी 200, कभी 500, मतलब ऐसे 100-200 रुपये जो ट्रेड करते थे स्टॉक। तो हार्डली क्या, वो थोड़े थोड़े मूव करते हैं, प्रॉफिट कम दिखता है, 5,000 4,000, अगर 500 क्वांटिटी लिया तो वो बुक करके ऐसा करो। तो फिर एक बार मेरा एक कलीग से बात हुआ, वहाँ पे जॉब कर रहा था। तो उसने मुझे बोला कि मैंने तो सिर्फ 50,000 में 2 लाख का माल उठाया। अच्छा। वो कैसे उठाया तूने? हाँ। तो उसने मुझे बताया कि फ्यूचर भी रहता है। हाँ। वो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो आप कम पैसे में वो उसको ले सकते हो। अगर 1 महीने में बढ़ा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, कम हुआ तो लॉस भी ऐसे होगा। तो फिर मैंने वहाँ से फिर उसमें देखा, पैसे बनाए उसने, वो बंदे ने, क्योंकि वो 2005 से लेके 8 तक तेजी चल रहा था वहाँ वो टाइम पे। तो उसने 50,000 में 2 लाख का माल उठा के उसने मस्त पैसे बनाए। तो फिर मेरा भी मतलब मेरे दिमाग में भी वो ऐसा हुआ कि चलो मैं भी बना लेता हूँ। हाँ, मैंने इमीडिएटली उसके बोलने के बाद स्टार्ट नहीं किया था मैंडो। मैं इन्वेस्ट ही करता रहा था, क्योंकि वो टाइम पे इंटरनेट नहीं था उतना फास्ट। वो क्या, उसका अकाउंट मतलब वो कॉल एंड ट्रेड वाला ब्रोकर था, कोई होगा लोकल ब्रोकर, उसके पास था, तो वो कर सकता था। मेरा आईसीआईसीआई बैंक में मतलब थ्रू डीमैट ओपन हुआ था, तो विदाउट इंटरनेट में कुछ नहीं कर पाता था। तो क्या, अगर मेरा फर्स्ट शिफ्ट रहता है तो 2 बजे में फ्री हो जाता था, 2 बजे के बाद। तो बाद में जो 1 घंटा मिलता था, 1.5 घंटा, तो उसमें इंटरनेट पे बैठ के कुछ स्टॉक एक आध घंटे का गेम खेल लेता था। फिर अगर नाइट शिफ्ट रहता था तो पूरा दिन मिलता था मेरे को। सेकंड शिफ्ट रहेगा तो 2-3 घंटा मिलता था स्टार्टिंग का। तो वो मैं नहीं कर पाता था, तो क्या इन्वेस्टमेंट ही चालू रखा था। लेकिन फिर भी मन माना नहीं। तो फिर बाद में 2007-8 में मैं बड़ौदा में जॉब करने के लिए आया। यहाँ भी मतलब
मुझे समझ में आएगा कि ये फर्स्ट सेकंड नाइट शिफ्ट तो कंटिन्यूस चालू रहने वाला है, तो जब नाइट में टाइम मिलता है तो उसमें तो करो। तो वहाँ से फिर मैंने F&O में एंट्री मारा। ओके। तो 2008 में या 7 में ऐसे कभी मैंने 8 में शायद चालू किया होगा F&O। लेकिन वो क्या, वो बुल रन देखा था 5 से 8 में, तो दिमाग उसमें ही लगा हुआ था कि स्टॉक तो ऊपर ही जाते हैं, नीचे आते ही नहीं तो था ही। हाँ। तो मतलब वो जो 4 लाख दिए थे फादर ने वो भी उड़ गए। अरे बाप रे। लॉन्ग करते करते, क्योंकि मार्केट तो गिरने लगा था बाद में। हाँ। फिर वहां से मेरी एंट्री F&O में हुई थी, तो फिर वो पैसे खत्म हो गए। तो फिर जो इनिशियल फिर भी कितना लॉस आपने देखा रहेगा उस पीरियड के दौरान? लॉस तो वो पीरियड में मेरे पास जो 4-5 लाख रुपए थे, मतलब फादर के 4 लाख और मेरे जो जॉब में से जो 1-8 लाख सेविंग हुआ होगा 2-3 साल में, क्योंकि सैलरी ज्यादा नहीं था, मतलब वो सब भी चले गए। क्योंकि गेम F&O ऐसा है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जाने में टाइम नहीं लगेगा। करेक्ट। अगर आपको नॉलेज भी नहीं है तो 1 महीना या 1 वीक भी सफिशिएंट है पैसे जाने के लिए। तो अभी ये जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं वो लोग 2-2 लाख कैपिटल लेके आ रहे हैं, कोई 50,000 भी लेके आ जाता है, कोई 5 लाख भी लेके आता है। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि 5 लाख भी कैपिटल सफिशिएंट नहीं है इनिशियली मार्केट ट्रेड करने के लिए या सीखने के लिए? कैपिटल तो देखो F&O में ट्रेड करने के लिए 5 लाख भी सफिशिएंट है, बराबर। क्योंकि आप 2 लाख में कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, अगर सही हुआ तो पैसा बनेगा, नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। लेकिन जो अमाउंट है ना वो 5 लाख, अगर मान लो कि 5 में से 2 चले गए और 3 बचे, तो आप हार्डली 1 लॉट कर पाओगे बाद में। अगर 5 रहेंगे तो मान लो कि आपने रिलायंस भी लिया और इन्फोसिस भी लिया, अगर 2 में से 1 चल गया, 1 लॉस दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। अगर दोनों चल गए तो प्रॉफिट। मतलब जितना ज़्यादा कैपिटल रहेगा ना आपका, वो पोर्टफोलियो बनेगा। अब ये देखो, हेज फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं, एलोकेशन करते हैं, 5% स्टॉक में, 7% उसमें। अगर 1 स्टॉक नहीं चला, 4 चल गए तो वो बैलेंस कर देता है। सेम F&O में भी आपका वैसा ही रहेगा। अगर मान लो कि मेरे पास सिर्फ 3 से लेकर 5 लाख है, तो या तो हार्डली मैं 2 ही स्टॉक में ट्रेड कर पाऊंगा। फ्यूचर करूंगा तो ऑप्शन बाय करूंगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक मेरी फेवर में घूमेगा तो ही मुझे पैसा मिलने वाला। अगर नहीं घूमा तो टाइम वैल्यू धीरे धीरे मेरा कैपिटल साफ करेगा, कम होता रहेगा। अगर समझ लो कि मेरे पास 25 लाख कैपिटल है या 40 लाख कैपिटल है, 50 लाख है, तो मैं 20 स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ हर एक के, चलो कि 1-1 लॉट बाय कर सकता हूँ। 20 में से अगर 15 चले, 5 नहीं चले, तो ऑब्वियसली मेरे को वो थोड़ा तो 5 का लॉस कवर करके प्रॉफिट देने वाले हैं। तो क्या आप उसमें पैसा बना सकते हो, अगर राइट टाइम एंट्री लिया आपने, राइट टाइम एग्जिट लिया। लेकिन अगर मान लो कि आप 3 लाख से या कर रहे हो और 1 ही स्टॉक लिया, बाय किया, और वही स्टॉक 10% नीचे गिरेगा, आपको तो लॉस ही बुक करना है पूरा। अगर मेरे पास मल्टीपल स्टॉक रहेंगे, समझ लो कि मैंने 20 स्टॉक में 20 लॉट लिए, 40 लाख कैपिटल है, मेरे पास 50 लाख है, एक स्टॉक 10% डाउन हुआ, लेकिन बाकी के जो स्टॉक अगर 2-2% भी ऊपर गए तो मेरा लॉस कंपेंसेट कर देंगे। करेक्ट। इसलिए F&O गेम छोटे प्लेयर के लिए नहीं है, सिर्फ वो बड़े प्लेयर के लिए है। मान लो कि 3-4 लाख कैपिटल है, या तो आप इन्वेस्टमेंट करो, ऑप्शन में करने के लिए एक दूसरा भी तरीका है। अगर आप 100% परफेक्ट मूव कैच कर पाते हो, 1 लॉट से करोगे तो पैसा बनेगा आपका, लेकिन एवरी टाइम तो नहीं कैच कर पाओगे, कभी तो गलत हो जाओगे। करेक्ट। अगर छोटा कैपिटल रहेगा तब दूर के ऑप्शन बेचो जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, धीरे धीरे कैपिटल बिल्ड करो, फिर आप उसमें मल्टीपल स्टॉक के पोर्टफोलियो बना के आगे बढ़ सकते हो F&O में। राइट। आपको फ्यूचर ही करना है, तो अगर ऑप्शन करना है तो उसके लिए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 40 लाख कैपिटल चाहिए, 50 या 1 CR चाहिए, 5 CR चाहिए, लेकिन उसमें आपका साइकोलॉजी सही होना चाहिए। क्योंकि 5 लाख पे अगर आपने मंथली 2% बनाया है तो सिर्फ 10,000 रुपया प्रॉफिट दिखेगा। अगर वही 1 CR पे आप बनाओगे 2% तो 2 लाख दिखेगा। 2 लाख अमाउंट आपको अच्छा लगेगा, 10,000 अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करोगे, ज़्यादा कमाने के लिए ऑप्शन बाय करोगे। तो अगर वो ग्रीड को कंट्रोल कर पाओगे तो छोटा कैपिटल भी F&O ट्रेड के लिए सही है। सही बात है। तो ग्रीड से क्वेश्चन आता है, मतलब साइकोलॉजी का। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, मतलब कितने इंपॉर्टेंट है ये ट्रेडिंग में? मतलब आप टेक्निकल्स देखते हैं, वो सही बात है। आपको कई बार ऐसा होता है कि लोग टेक्निकल्स देख रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी सही है, उनके वो जो लेवल्स निकाल रहे हैं वो भी सही होते हैं, बट फिर भी लॉस हो जाता है। तो वो गलतियों को कैसे कंट्रोल करें, साइकोलॉजी को आप कैसे कंट्रोल करते हो? साइकोलॉजी डिस्टर्ब कब होगा कि जब आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, लॉस जा रहा है, आप सोचोगे अरे यार ये भी चला गया तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा।
या तो आप इमीडिएटली लॉस बुक कर लोगे। अगर आपका बाद में पता है कि चलो स्टॉक रिवर्स हुआ, आपने बाई किया और थोड़ा भी नीचे गया, अगर आप लॉस बुक कर लोगे, थोड़ा भी नीचे जाने पे लोग लॉस क्यों बुक करते हैं? क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर ये नीचे चला गया तो मेरा कैपिटल उड़ जाएगा। राइट, उनके पास बैकअप प्लान कुछ है नहीं करेक्ट। कैपिटल के लिए। अगर समझ लो कि पूरा कैपिटल दाव पे लगा दिया उसने एक ही स्टॉक के अंदर, तो थोड़ा भी नीचे जाएगा वो लॉस बुक कर लेगा। अगर ऐसा है कि चलो मेरे पास 10 लाख कैपिटल है और मैंने सिर्फ 1 ही लाख वो स्टॉक पे दाव पे लगाया, अगर वो 2% नीचे जाएगा तो मुझे 2000 लॉस का होगा। तो 10 लाख पे मेरा 2000, मेरे को पैनिक नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास और भी फंड है और दूसरे कैपिटल स्टॉक में लगा के रखे, अगर वो कंपेंसेट करेंगे। तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब कहाँ पे होता है कि वो बंदा एक ही सिंगल इंस्ट्रूमेंट में गैम्बलिंग करता है, या तो फिर 2 में कर गया तो भी चलो भी 2 भी सफिशिएंट नहीं है। अगर एक 10% गिरा या एक 5% गिरा और दूसरा 1% बढ़ा तो आपको ऑब्वियसली लॉस ही दिखने वाला है। अगर वो पूरा कैपिटल दाव पे लगा दोगे और आपको रोज 3-4% लॉस दिखता है तो धीरे धीरे कैपिटल साफ होने वाला है। राइट। फिर जब क्या होता है, प्रॉफिट में जब बंदा आएगा, लॉस में 3-4% तक बैठा रहेगा, प्रॉफिट में आधे % में निकल जाएगा। तो उसका रिस्क रिवॉर्ड वहाँ से ही कम हो जाता है। रिस्क ज़्यादा लेता है, रिवॉर्ड कम लेता है। तो क्या आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? जब भी आप ट्रेड लो, आपका रिस्क पहले डिफाइन होना चाहिए कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। पहले तो वो सोचो। अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा एग्जिट मैं कहाँ पे करूँगा। अगर मान लो कि स्टॉक यहाँ समझ लो कि एक्स लेवल से रिवर्स हुआ है और अभी वाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, वो एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस कितना है वो देखो। मान लो कि स्टॉक सडन जंप मार के ऊपर चला गया है और डिस्टेंस 10% हो गया है एक्स और वाई के बीच में। अगर सडन जंप मार के स्टॉक ऊपर गया तो ऑब्वियसली वो नीचे भी आएगा तो भी वो साथ आएगा। तो आपको एंट्री कहाँ लेना? अगर आपका स्टॉप लॉस एक्स पे होता है और आप वाई पे एंट्री कर रहे हो और 10% का गैप है तो आपका रिस्क 10% हो गया सीधा। अगर लीवरेज पे करोगे आप F&O में तो सीधे 10 इंटू मतलब लीवरेज 5% रहता है, 10 इंटू 5 50% हो गया सीधा आपका रिस्क। मतलब एंट्री ऐसी जगह पे करो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में गैप बहुत कम हो, और वो आपको वो समझ में आना चाहिए कि अगर ये मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और इसके नीचे जो ट्रेड करता है तो ऑब्वियसली मैं गलत होने वाला हूँ। ऐसी एंट्री लो कि आपका रिस्क कम रहे और जो रिवॉर्ड आपको मिले फायदा वो ज़्यादा होना चाहिए। राइट। नहीं तो अगर रिस्क रिवॉर्ड मतलब एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है तो वेट करो रिट्रेसमेंट का स्टॉक का। अगर वो नहीं आ रहा है या तो फिर और ज़्यादा ऊपर जाएगा तो कहीं पे तो उसका एक लेवल तो बनेगा, करेक्ट, स्टॉप लॉस का कभी तो तब एंट्री मारो। वो नहीं रोक पाते हो कि चलो यार अगर मान लो कि यहाँ से भी कोई स्टॉक पर्टिकुलर भाग गया और मैं रह जाऊंगा, अगर आप एंट्री मारते तो फिर प्रॉपर हेज के साथ करो। सही बात है। तो रिस्क रिवॉर्ड तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क 1 का ले रहे हो तो प्रॉफिट 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि आप 90% सही नहीं होने वाला। मान लो कि 50% भी सही हुए आप ट्रेडिंग में, 1 में गया 1 में आया तो क्या आप सिर्फ ब्रोकर को ब्रोकरेज देते रहोगे? हाँ, ब्रोकर तो बड़े बनते ही जा रहे हैं। हाँ, अभी उठाया ना वो CEO ने 9 स्पॉट्स कार, किसके पैसे से? ट्रेडर्स के पैसे से ना, ट्रेडर्स के पैसे से। तो वो तो उनको तो पता है कि उसने बाय डाला, सामने ने सेल डाला, मतलब दोनों के पास से तो मुझे ब्रोकरेज मिलने वाला है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमारा रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप रिस्क 2 का रखते हो तो प्रॉफिट आपका 3 का होना चाहिए। अगर 1 का रखते हो तो प्रॉफिट 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। करेक्ट। अभी आज की डेट में अगर मैं ऑप्शन बेचता हूँ, मान लो कि मैंने निफ्टी के ऑप्शन बेचा 30 रुपए में और मैं उसको 50 पे कट करता हूँ तो मेरे 20 पॉइंट जाते हैं, तो मुझे वो 20 से ज़्यादा तो लेने पड़ेंगे तभी मेरा लॉस कवर होकर प्रॉफिट में आऊँगा ना। तो नेक्स्ट ट्रेड मेरे को ऐसा ही लेना है कि 20 से ज़्यादा प्रॉफिट लाना पड़ेगा 20 पॉइंट से। तो मतलब मेरा रिस्क कम है और प्रॉफिट मेरे ज़्यादा आना चाहिए। अगर मान लो कि 20 पॉइंट लॉस करके मैंने नेक्स्ट ट्रेड 10 पॉइंट का ही लिया तो मुझे फ़ायदा क्या होगा? हाँ, कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। तो रिस्क रिवॉर्ड तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये एक्चुअली लोग यहीं पे लॉस कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है अपना एसएल कितना है, अपना टारगेट कितना है, रिस्क रिवॉर्ड उनका डिफाइन नहीं होता है, बस अंधाधुंध ट्रेड ले लेते हैं और
500 प्रॉफिट बुक किया, 1000 रुपए का स्टॉप लॉस बुक किया, ऐसे होते हैं। तो तभी मार्केट से पैसा वाइप होता है, आपका कैपिटल वाइप होता है। अभी आजकल मार्केट में मतलब यूट्यूब पे वगैरह काफ़ी सारे नए ट्रेडिंग कोचेस भी आ रहे हैं, नए नए चैनल्स बन रहे हैं जो दावा करते हैं कि हमने इतना पैसा बनाया, हमने ये बनाया, हमने इतने सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स खड़े किए, जबकि सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 93% तो ट्रेडर्स लॉस मेकर्स है। तो जो 7% ट्रेडर्स है उनमें से आप एक है। आपने तो किसी मेंटर से, ट्रेडिंग कोच से कोई कोचिंग करी नहीं है, तो क्या लग रहा है, मतलब ये क्या यूट्यूब पे कुछ नया, कुछ ऐसा ट्रेडिंग एकेडमी स्कैम ऐसा कुछ चल रहा है? आपको क्या लगता है? वो देखो, मैं अभी फुल टाइम ट्रेडर हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं मेरा खुद का चैनल बनाऊँ और वहाँ पे लोगों को सिखाओ और बोलो कि मेरे कोर्स ज्वाइन करो। वो सब अगर मैं चाहूँ तो आज के डेट में करूँगा तो बहुत पैसे कोर्स में बना सकता हूँ मैं, डेफिनेटली। मतलब उतना मेरा वो पावरफुल नॉलेज भी है मेरे पास। और मैं सिर्फ मान लो कि ट्विटर पे एक पोस्ट पे किया, वो अभी एक्स हो चुका है, हाँ, तो भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिल सकते हैं। लेकिन पहले मैंने सिखाया था लोगों को। लेकिन अभी क्या होता है कि 100 में से कितने, हार्डली 10 से 20 लोग सीख पाएंगे, या मान लो कि 50 लोग सीख पाएंगे। लेकिन 50 लोगों का तो क्या, अगर मैंने सिखाया तो सामने वाला तो क्या सोचेगा कि चलो इसने सिखाया तो प्रॉफिट तो आएगा, वही सोचने वाला है। एटलीस्ट वो तो पैसा दाव पे लगाने वाला है, क्योंकि उसने सीखा है तो चलो एक बार तो ट्राई करेगा वो। अगर 50 तो पैसे बना लेंगे, 50 नहीं बने तो 50 के तो घर बर्बाद होने वाला ही है। अगर वो अटके नहीं तो कंटिन्यू रहेंगे स्टॉक में। तो ये ऐसा स्टॉक मार्केट, ऐसा एडिक्शन है ना, जो बंदा इसमें एक बार आया, अगर एग्जिट नहीं मारा ना लॉस के बाद, वो कंटिन्यू करा तो उसका लाइफ बर्बाद है। के केस आपने देखा होंगे, बहुत सारे काफी आते हैं, सारे शेयर बाजार में नुकसान आता है, ऐसे बहुत केसेस आते हैं। वो लोग क्यों इसमें, मतलब सब किसी का ऐसा भी रहता है कि मैंने यहाँ पैसे खोए ना, मैं यहाँ से ही वापस लाऊंगा, ऐसा माइंडसेट भी रहता है लोगों का। लेकिन ये नहीं सोचते वो कि यहाँ से मेरे गए तो क्यों गए, कि मुझे नहीं आता है इसलिए गए। अगर मैं वही उधर से ही ट्राई करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे और जाने वाले, अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो सिखाने के बाद भी अगर वो 50 लोग नहीं सीख पाए तो उनके भी तो पैसे जाने वाले हैं। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे वो भी बोला था, वो अगर तेरे से नहीं सीखेंगे दूसरे के पास जाने वाले, वो तो लॉस करने वाली है, क्योंकि वो उनको शेयर बाजार में आना ही है। हाँ, तो ऐसा मत करने का, बाकी के 50 लोगों का भी तो भला हो रहा है। लेकिन पहले जो मार्केट चलता था और अभी मार्केट, अभी तो 3-4 साल में पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। तो अभी मैं सिखाऊंगा, हो सकता है कि 3-4 साल के बाद काम ही ना आए, या तो फिर वो 3-4 साल के लिए ना चले, फिर वापस चालू हो जाए। लेकिन वो जो पीरियड जो निकालना है ना, बीच में जो नहीं चल रहा है, वो उसमें बहुत सारे लॉस कर जाते हैं। या तो फिर वो कोई साफ बंदा रहेगा तो चलो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा, या तो फिर अपने कैपिटल को कंट्रोल करेगा। अभी मैं ऑप्शन सेल करता था, बीच में एक्सपायरी के दिन मैंने बहुत पैसे बनाए 2018, 19, 20 में और 21 में भी। लेकिन ये जो 22, 23, 24 में जो ऊपर नीचे बहुत हुआ है उसमें काफी से एक्सपायरी के दिन तो मतलब लोगों को लूटा ही है। वो तो अच्छा हुआ कि चलो मैंने तो 2 साल से एक्सपायरी ट्रेडिंग समझ में आ गया था मुझे कि अभी अपना काम नहीं है एक्सपायरी ट्रेडिंग करना, लोग बर्बाद हो सकते हैं इसमें। तो मैंने बहुत लोगों को बोल भी दिया था, ओपनली ट्विटर पे भी बोला था एक्सपायरी ट्रेडिंग बंद करना। और आज की डेट में हो ही रहा है कि 1 रुपए वाला ऑप्शन 100 होता है, एग्जैक्टली, स्पेशली बैंक एक्स, 5 रुपए वाला 500 होता है, सेंसेक्स में तो 15 वाला सीधा 800 भी होता है। उसमें आप कौन सा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करोगे अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा तो? स्टॉप लॉस ऐसे मूव आते हैं ना, स्टॉप लॉस जंप ही हो जाता है। करेक्ट। अभी मतलब सिखाने जैसा कुछ रहा ही नहीं है, मतलब टेक्निकल्स काम ही नहीं कर रहे आज की डेट में। अभी ये रिसेंट अभी गया ना थर्सडे एक्सपायरी, 2-3 एक्सपायरी मैंने ऐसा देखा है कि 3 बजे के बाद 1-1 रुपए वाला ऑप्शन 5 मिनट में 50 करते हैं निफ्टी का। ये मैंने भी अभी अभी 30 पैसे वाला ऑप्शन 18 रुपीस हो गया था विद इन 3 मिनट के अंदर। लोग क्या सोचते हैं कि अभी 30 पैसे का हो गया ना, वो तो जीरो ही होगा, अभी वो कुछ बढ़ेगा नहीं। वो स्टॉप लॉस नहीं रखते, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कभी कभी 30 पैसे का 1 रुपये या 2 रुपये स्पाइक मार के वो जीरो हो जाता है।
वो उसकी वजह से वो लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? वो 30 पैसा क्यों कमाना चाहते? वो कमाना नहीं चाहते, वो अपनी ब्रोकरेज बचाना चाहते हैं, इसलिए वो काटते नहीं है उसको। लेकिन कभी उसके चक्कर में कभी कभी एक दिन तो एक्सीडेंट होता है, एक डेफिनेटली। दिन तो उसमें चले जाते हैं। मतलब आप 2 एक्सपायरी में पैसा बनाओगे, 5 एक्सपायरी में बनाओगे और 1 एक्सपायरी में चला जाता है, तो मतलब वो एक्सपायरी ट्रेडिंग करना अभी कुछ काम का नहीं है। और दूसरा, ये जो लोग यूट्यूब वाले जो बोलते रहते हैं, तो मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया। क्यों? मेरे पास टाइम नहीं है। यूट्यूब से जो पैसा आता है मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेडिंग से बना रहा हूँ पैसा। बराबर। कैसी यही रीजन है आपने हाँ। कभी कोचिंग? क्योंकि अभी हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैंने देखा कि सेटअप के लिए कितना टाइम लगता है, इतना भी करने के लिए। करेक्ट। फिर उसको एडिटिंग करोगे आप, मतलब दिन के आपको 2-3 घंटे निकालने हैं। यस यस। तो ये सब टाइम मेरे पास नहीं है ये करने के लिए। अगर और वो सब यूट्यूब वालों पे आप जाओगे तो आपको सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही दिखेंगे उनके वीडियो के नीचे। क्यों? क्योंकि वो लोग फिल्टर कर सकते हैं कमेंट्स को। ओह यस। नेगेटिव कमेंट रहेंगे तो उसको वो सो ही नहीं करेंगे कमेंट्स, क्योंकि आपके अंडर कंट्रोल में रहता है। उनको बोलो कि एक्स पे आ जाए वो लोग को, कि जहाँ कुछ भी फिल्टर नहीं होता है, जो फॉर्मली जो ट्विटर था वहाँ पे उनकी रियलिटी पता चलेगी फिर। तो रिसेंटली मैं आपका एक ट्विटर स्पेस जो होता है उसमें आपका एक कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। उसमें आप बता रहे थे कुछ आपको इंट्राडे में 5 करोड़ के आसपास का लॉस हो रहा था एंड देन यू टर्न्ड इट अराउंड समहाउ। वो आप स्टोरी एक बार बताएंगे ऑडियंस को? तो उस दिन क्या, वो जो रशिया यूक्रेन का न्यूज़ आया था कि दोनों के बीच में युद्ध हो गया है, तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट भी नीचे बैठ गए। हाँ और अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी सीधा गैप डाउन ही ओपन हुए। हाँ। तो उसमें मैंने ऑप्शन बेच के रखे थे। उस दिन एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, लेकिन मैंने करंट वीक का सेल नहीं किया था, नेक्स्ट वीक का किया था। ओके। तो नेक्स्ट वीक में क्या, ऑलरेडी लिक्विडिटी कम रहता है। अगर करंट वीक अगर अपना चल रहा है तो नेक्स्ट वीक में लिक्विडिटी कम रहता है। तो जो ऑप्शन के जो रेट जो चल रहे थे कुछ 1300, 1400, 1500 ऐसे, मतलब इमीडिएटली मॉर्निंग में फ्लक्चुएट हो रहे थे पुट ऑप्शन, जो मैंने सेल किया था 700 में। मैंने स्ट्रैडल बेचा था, दोनों कॉल एंड पुट 700 में। ओके। तो पुट काटने गया मैंने सीधा 1500 का रेट नेक्स्ट प्लेटफॉर्म टू ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने नीचे 100% लिखा, स्क्वायर ऑफ प्राइस में 1500 लिखा मैंने। जैसे स्क्वायर ऑफ का मैंने क्लिक किया, लेकिन गलती से क्या, ऊपर मेरे से कॉल सिलेक्ट हो गया था पुट के बदले, तो वो मैं देखना रह गया, क्योंकि सिर्फ 2 ही पोजीशन था मेरे पास। तो गलती से कॉल पे क्लिक हो गए और कॉल ऑप्शन 1500 पे चले गए। तो अल्गो ने तो फिलअप कर दिया रेट उनको। तो अगर 200-250 पे कॉल चल रहा था, अगर वो 1500 पे कोई बेच रहा है, मतलब मुझे बाय कर रहा हूँ मैं, तो वो तो अल्गो वाला ने इमीडिएटली कैच कर लिया पूरा मेरा ऑर्डर। कैंसिल करने गया तो भी नहीं हुआ। तो मुझे कॉल भी 1500 पे कट करना पड़ा और पुट भी 1500 पे कट करना पड़ा। तो सीधा मेरी मिस्टेक की वजह से मेरे को जो 1 शेयर का लॉस था वो सीधा 5 पे हो गया मेरा। ओह। फिर आपने उसको टर्न अराउंड कैसे किया? टर्न अराउंड तो उस दिन ऑब्वियसली गैप डाउन हुआ। तो गैप डाउन होने के बाद थोड़ा बाउंस आया बैंक निफ्टी में। बाउंस आया, फिर जहाँ पे पॉज आया, फिर नीचे आना चालू हुआ, वहाँ पे ही मैंने कॉल ऑप्शन बेच दिए वापस जो, और फिर बैंक निफ्टी फ्यूचर भी सेल कर दिया, मतलब फुल क्वांटिटी से। वो टाइम पे तो हमारे क्या ब्रोकर भी हमको लिवरेज देते थे, हाँ, लेवरेज एक्सपायरी के दिन, वो भी मैंने यूटिलाइज किया। तो उसमें फिर उसके बाद इंट्राडे में मोर देन 1000 पॉइंट का मूव आया बैंक निफ्टी में। तो फिर वो जो डायरेक्शन पूरा मैंने एंड तक कैच किया, उसमें मेरा रिकवर हो गया था। तो तब कैसा माइंडसेट था आपका? इतना बड़ा माइंड जो देखो, जो गया वो तो वापस आने वाला नहीं था। उस दिन इतना बड़ा मूव आया तो मुझे ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस था कि अगर मूव इतना गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे रुका, पहला ही दिन है न्यूज़ का, मतलब ये जो युद्ध हुआ वो हो सकता है कि और भी नीचे जाए, क्योंकि उसके पहले अप ट्रेंड ही चल रहा था। तो हो सकता है कि ये जो गैप डाउन हुआ है, अगर वो लॉन्ग काटने वाले भी आएंगे तो प्रेशर में और थोड़ा भी नीचे जा सकता है, क्योंकि सेलर का भी प्रेशर रहेगा और वो लॉन्ग पोजीशन कट करने वालों का भी रहेगा, तो हो सकता है और नीचे चला जाए। तो मैंने वेट किया, अगर ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है तो लॉस होने के बाद मैं ऐसे क्यों बैठ जाऊँ कि चलो आज मुझे ट्रेडिंग करना है, राइट। क्योंकि आज नहीं तो मुझे कल तो करना ही है ना ट्रेडिंग, परसों भी, चलो परसों करूँगा मैं, लेकिन अभी मेरे नज़र के सामने अगर ट्रेंडिंग मूव मिल रहा है तो मैं दिमाग में वो लॉस लेके ही बैठा रहूँगा तो मैं कैसे कवर करूँगा।
तो आपके दिमाग में हाँ। तब ऐसा एक भी बार नहीं आया कि मुझे नहीं, मेरा आज ये इतना हुआ तो अब मुझे पहले ये रिकवर करना है, कैसे? तो चलो वो गया है, वो तो ऑलरेडी मेरे बुक में तो आ गया है ना कि हाँ। लॉस तो अभी मैं कल भी करूंगा तो भी तो वही बुक में तो रहने वाला ना, ऐसा थोड़ी कि वो चला गया है, मतलब आ गया दूसरे दिन थोड़ी मेरे पास वापस आने वाला था। माइंड तो वही रहने वाला था ना। अगर आप पास्ट को याद रखोगे प्रेजेंट में तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? क्या बात है। और दूसरी बात वही, अगर डर उसको रहता है कि मतलब जिसको नॉलेज नहीं होगा ना, डर उसको रहेगा कि अगर मान लो कि मैंने बेचा और ऊपर चला गया तो मेरा और लॉस होगा। राइट। लेकिन वो डर कब रहेगा कि आपके पास नॉलेज कम है। उस दिन शायद वो टाइम पे लॉन्ग रन ही चल रहा था, सीधा गैप डाउन हुआ। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस था कि गैप डाउन हुआ तो सेलिंग वालों का भी प्रेशर रहेगा और लॉन्ग काटने वालों का भी रहेगा। थोड़ा एटलीस्ट रिट्रेसमेंट का वेट करो, क्योंकि इमीडिएटली डाउन होता है ना तो कुछ लोग बाय करने तो आते ही है अब हमारे वहाँ, करेक्ट, कि चलो भाई इतना फायदा मिल रहा है ले लो। तो बाउंस आने के बाद मैंने उसको सेल किया। तो और फिर लास्ट में मतलब वो जो मूव बड़ा जो आया था वो 2:30 बजे के बाद ही आया था बैंक निफ्टी में, तब तक मैं वेट करता रहा था। और गैप डाउन की वजह से विक्स भी बढ़ गया था उस दिन। तो विक्स बढ़ गया था तो करंट वीक का जो एक्सपायरी चल रहा था उसके प्रीमियम भी शूट अप हो गए थे, हाई भी शूट अप हुआ था, वो भी बेनिफिट मिल गया मुझे उसी दिन। तो शायद 300 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा था बैंक निफ्टी के, मतलब एटीएम ऑप्शन में। वो ऑलमोस्ट 1.5% 1% का मूव था शायद वो। तो मैंने ऑब्वियसली उसको कैच कर लिया कि चलो भाई अगर मैं फ्यूचर बेचूंगा तो हो सकता है 300 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मुझे एब्सोल्यूट 300 पॉइंट का लॉस होगा, लेकिन कॉल ऑप्शन तो थोड़ा मुझे एडजस्टमेंट के लिए मौका दे सकता है, क्योंकि पुट में भी बहुत प्रीमियम थे। तो मैंने कॉल बेचे, फिर बाद में नीचे आने लगा तो फ्यूचर भी सेल किया था, और कॉल को रोल ओवर करते गया मैं जैसे जैसे नीचे गया। तो वो बड़े बड़े जो मतलब प्रीमियम्स थे उसकी वजह से मेरा उसी दिन रिकवर हो गया था, क्योंकि आगे शूट अप भी हुआ था। अगर मैं दिमाग में वो रख के चलता कि चलो भाई आज नहीं करना है, तो उस दिन नहीं करता तो ये एक दिन में जो मुझे 1000 पॉइंट का मूव मिला बैंक निफ्टी में, हो सकता है बाद में 1 महीना लगे 1000 पॉइंट लेने के। करेक्ट करेक्ट। या 2 उतना महीना वोलेटिलिटी इतने जल्दी मिलता नहीं, वोलेटिलिटी कम भी खत्म भी हो सकती है बाद में, और हो भी गई थी उसके बाद, ज्यादा नहीं रही थी। अभी हमारा रिसेंट में देखो वो जो ट्रम्प ने तारीख बढ़ा दिया था तो सीधा बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट गैप डाउन हुआ था, उसके बाद 400 पॉइंट भी गिरा था। तो ऐसे टाइम में वो सेलिंग वालों का भी प्रेशर रहता है और लॉन्ग काटने वालों का भी रहता है। तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा मुंह तो मिल ही जाता है अगर वो साइड पे जाओगे तो। बाद में अगर आप रिवर्सल होता है तो एक बार जो मिलता है वो लेके निकल जाओ, उसमें ट्रेल करना भी जरूरी है, क्योंकि डाउन मूव जैसा आता है रिवर्सल भी ऐसा डबल आता है उसमें। क्योंकि वो बाइंग वाले तो क्या पैसे दाव पे लगा के ऊपर लिफ्ट कर देंगे, लेकिन सेलर को भी तो पोजीशन काटना पड़ेगा ना। तो हाँ, तो आपको ट्रेल भी करना है वो टाइम पे। फिर उसी दिन मैंने मेरा प्रॉफिट भी बुक कर लिया था, मतलब जो रिकवर हुआ वो 5 रिकवर कर मैं 85 प्लस में बंद हुआ था। ओह क्या बात है। लेकिन ऐसे मौके बार बार आते नहीं है, और वो ये चीज है ना सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही कर पाएगा। राइट। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो ऑब्वियसली कर पाएगा। और जो मेरा जो पार्शियल लॉस हुआ है, मतलब ये अमाउंट मत देखो, परसेंट में देखोगे तो उस दिन शायद मेरा 20% का लॉस था, वो 20 या 22% ऐसा कुछ। बाकी का था उसमें मैं कैपेबल था कि कवर करने के लिए। तो आपने बताया कि जब वो गैप डाउन हुआ था मार्केट, तो एल्गो ने कैप्चर कर लिया रहेगा सामने वाले। हाँ, क्योंकि इमीडिएटली 2 सेकंड में ऑर्डर फिल हो गया। अगर मैनुअल ट्रेडर रहता है तो हो सकता है उसको ना भी दिखे ना इमीडिएटली वो स्ट्राइक, एल्गो वाले पे नजर आ जाती है, वो सब आ जाती है। तो आपने कभी एल्गो ट्राई नहीं किया? नहीं, अल्गो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है ना डिस्क्रिशनरी है पूरा। मैं अगर निफ्टी 3 मिनट में भी अगर मूव चेंज करेगा तो मेरा पोजीशन मैं इमीडिएटली चेंज भी कर दूंगा। अल्गो क्या प्री डिफाइन रहता है कि लेवल, कोई लोग अगर मान लो कि डिस्क्रिशनरी कोई ट्रेडिंग करेगा तो प्री डिफाइन लेवल फिक्स कर देगा कि मेरे को निफ्टी अगर 24,500 के नीचे जाता है तो ही सेल करना है। अभी चल रहा है मान लो 24,800। ह्यूमन माइंड कैसा है कि मान लो 24,800 से 24,700 आ गया विथ हैवी वॉल्यूम नीचे आ रहा है, चलो निफ्टी फ्यूचर में अगर हैवी वॉल्यूम बिल्डअप होता है तो समझ में आ जाता है, हम देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट भी अगर बढ़ने लगता है। लेकिन मैंने
तो मैं 700 पे भी सेल कर दूंगा 24/7 में। लेकिन अल्गो पे मैंने क्या करके रखा है, प्री डिफाइन करके रखा है कि ये लेवल ब्रेक होता है तो ये सेल करना है मुझे। तो अल्गो तो उसका ही वेट कर रखा है। तो ह्यूमन माइंड नो डाउट, अगर आप अल्गो पे है आपके इमोशन नहीं रहते हैं, राइट। वो प्रॉफिट भी ट्रेल करेगा अल्गो, तो उसमें ऑटोमेटिक होता है। हमारा क्या, मान लो कि मैंने 700 पे बेचा तो 600 पे आया तो मैं निकल जाऊंगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि चलो 100 पॉइंट मिले मुझे, लेकिन अल्गो वो नहीं करेगा। तो अल्गो का बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है उसमें। राइट। अगर ह्यूमन माइंड एंट्री जल्दी भी ले सकता है, ह्यूमन माइंड कभी एंट्री नहीं ले पाएगा, वो अल्गो भी ले पाएगा। तो मुझे मैनुअल ट्रेडिंग पसंद है, इसलिए मैं मैनुअल करता हूँ। अल्गो पे ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, तो आपके टीम में से किसी ने भी कभी कोई नहीं। तो अभी जो कांस्टेंट एक्सपायरी चेंजेस और मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी में कभी मंडे हो रहा है, कभी वेडनेसडे हो रहा है, कभी थर्सडे हो रहा है, उससे आपके ट्रेडिंग में कोई इम्पैक्ट आया? सिर्फ दिन चेंज हो रहा है, टाइम वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ओके। ऑप्शन के प्रीमियम तो नहीं चेंज होने वाले ना, हाँ, डे चेंज होगा, उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। कुछ। लेकिन वो जो वीकली एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी था वो जो चला गया, उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी हाईली वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि उसमें जो मेजर जो स्टॉक है 4-5 बैंक वही मूव होते हैं, तो बैंक निफ्टी में होता रहता है। तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉकों में उसमें से बहुत सारे सेक्टर रहते हैं। राइट। तो उसको मूव कर पाना इतना बैंक निफ्टी जितना इजी नहीं रहता। बैंक निफ्टी तो क्या अकेला HDFC बैंक भी मूव करेगा तो कर बैंक देगा निफ्टी move। पूरा हिल जाता है। तो उसकी वजह से क्या बैंक निफ्टी के प्रीमियम ज़्यादा रहते थे ऑप्शन में, वो प्रीमियम निफ्टी में हमको नहीं मिलते हैं। हाँ। तो बैंक निफ्टी में रिटर्न ज़्यादा था। अभी बैंक निफ्टी मंथली हो चुका है, हाँ। रिटर्न कम हो जाएगा निफ्टी में अगर आप करोगे, वही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। लेकिन जो मार्केट में चेंज आता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम रो मत, जो नया आया उसमें आगे बढ़ो, वो एक्सेप्ट करके कि बस अभी मेरे पास यही है और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आपने एल्गो ट्रेडिंग की बात की। देयर इज अनदर न्यू थिंग इन ट्रेडिंग विच इज कॉल्ड एस्ट्रो ट्रेडिंग। एस्ट्रो ट्रेडिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है आपके उसको लेकर? एस्ट्रो तो देखो, मैं बिलीव नहीं करता एस्ट्रो में तो, क्योंकि अगर कोई चलो कोई बोलता है कि भाई मून का मूवमेंट या सनी का मूवमेंट, जुपिटर का मूवमेंट, अगर उसके बेस पे अगर मार्केट चलता है तो और क्या चाहिए फिर? उसी दिन ही ट्रेड करो ना, बाकी दिन क्यों करने का? अगर ऐसे फेवर में रहेगा, मान लो कि चलो आपको किसी एस्ट्रो ने बोला कि ये दिन 11 या 12 बजे मूव करने वाला है जुपिटर या मून, निफ्टी गिरेगा, तो आप क्या पैसे लगा दोगे दाव पे खुद के? हाँ, उसके बोलने पे नहीं लगा दोगे ना। तो ये सब वो खुद नहीं लगाएगा बंदा, मैं तो बोलता हूँ जो बोलता है वो। आपने वो शायद वो देखा होगा, कौन सा मूवी संजय दत्त वाला, मुन्ना भाई MBBS। हाँ। वो कुछ सौरभ शुक्ला क्या था वो, जो कुछ ज्योतिष बना था उसमें। ओके। हाँ। वो कुछ भविष्य बता रहा था, तो फिर वो गन रख के बोला था संजय दत्त ने कि अभी तेरा भविष्य क्या मैं दिखा था, पूरे को पता है। वो भाग गया था, पता याद है ना? याद आ गया। तो लोगों को वो सोचना चाहिए, बिलीव नहीं करना। आप बिलीव नहीं करते हो? करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफी सारे अभी इवेंट्स भी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर जगह, मतलब काफी उसको पुश किया जा रहा है। तो आई थॉट कि अगर आपका भी कुछ उसमें इंटरेस्ट हो या कुछ भी हो तो, बट आप बिलीव नहीं करते हो? मेरा नहीं, मैं ऐसे कैसे बिलीव कर सकता हूँ? मैं पैसे मेरे दाव पे लगाने हैं। वो जो बिलीव करता है वो कौन करता है? वो छोटे छोटे कैपिटल वाले करते होंगे। राइट। 5,000, 10,000, 20,000 वाले। मान लो कि किसी ने बोला कि निफ्टी गिरेगा या निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर वो तो आप भी बोलोगे उस दिन निफ्टी गिरेगा, चलो मान लो कि अभी नेक्स्ट वीक में मैं बोलता हूँ कि बुधवार को निफ्टी गिरेगा, निफ्टी या ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी तो 2 ही है ना, एक ऊपर जाने की और नीचे जाने की, इंडेक्स है वो। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलेगा ऐसा तो कोई बोलता है कि निफ्टी टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला है, ऐसा कोई बोलता है उस दिन? 2 ही प्रोबेबिलिटी होती है, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। करेक्ट है। अगर मान लो यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं मेरे सामने, 5 लोगों ने बोला ऊपर जाएगा, 5 लोगों ने बोला नीचे जाएगा, 5 लोग तो सही होने वाले हैं ना। ऑब्वियस है। अभी वो 10 लोगों के कहने पे 20 लोगों ने पैसा लगा दिया, 10 लोगों ने नीचे जाने के लिए लगाया, 10 लोगों ने ऊपर जाने के लिए। अभी
जिसका सही हो गया वो तो उसके लिए हीरो बन गया कि अरे भाई इसने बोला तो मेरे पैसे बन गए। राइट राइट। यही होता है, मतलब आपको तो सिर्फ बोलना ही है ना कि निफ्टी ऊपर या निफ्टी नीचे। 50% प्रोबेबिलिटी है ना उसके ऊपर या नीचे रहने की। तो करेक्ट। हाँ लेकिन कोई ये बोल के दिखा दे कि इस दिन निफ्टी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहने वाला है तो मैं मान जाऊं। एस्ट्रो के लेवल पे ये बोल रहा है कि निफ्टी 1 बजे ऊपर जाएगा, 1:30 बजे नीचे आएगा, फिर वापस 3 बजे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे मतलब पूरे दिन ऐसे ऐसे करके निफ्टी ट्रेड करेगा और वो सही प्रेडिक्शन करते तो मैं मान जाऊं कि एस्ट्रो बराबर है। क्या बात है। कोई भी बोलेगा कि आज निफ्टी ऊपर रहने वाला नीचे, प्रोबेबिलिटी तो वही है 50%। कोई तो सही रहने वाला ही है ना, वो तो उसके लिए फिर हीरो बन जाएगा। मान लो कि मेरे बोलने पे मैंने बोला कि एस्ट्रो के बेस पे कि भाई निफ्टी नीचे जाएगा, उस दिन 5 लोगों ने पैसा लगाए, अगर उनके पैसा बन गया उनके लिए तो मैं हीरो बन गया ना। फिर बाद में मैं बोलूँ या चलो 5,000 में से उन लोगों ने 20,000 बना लिए बराबर, फिर बाद में उन लोगों ने वही 20,000 में से थोड़ा थोड़ा पैसा, मतलब मैंने 5 बार बोला तो उन लोगों ने मान लो कि 3-3 हज़ार करके 15,000 खो दिया। फिर भी उनके पास उनका कैपिटल बचेगा, लेकिन वो लोग वो नहीं देखेंगे कि मैं 5 बार गलत हुआ हूँ और 1 ही बार सही हुआ हूँ। वो लोग वो नहीं देखेंगे, उसने मेरे को एक बार 5,000 का 20,000 करके दिया था, वही उनके दिमाग में रहता है। मतलब वही ऐसे लोगों को हीरो बनाते हैं। राइट 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 राइट। छोटे कोई बड़ा कैपिटल वाला रहेगा, मान समझ लो कि 20-25 लाख वाला, वो क्या दाव पे लगाएगा किसी के एस्ट्रो के बोलने पे? वो नहीं लगाए, वो छोटे मोटे ही लगाते हैं और वही लोग उनको हीरो बनाते हैं कि सर यू आर गुड, मैडम यू आर गुड करके। ठीक है। अभी आपने बोला था कि अभी टेक्निकल्स भी काम नहीं कर रहे हैं, तो 2025 में जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें क्या देखना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? अगर मार्केट में उन्हें ट्रेड करना है, उन्हें पैसे बनाना है, हर किसी को मितेश पटेल 2.0 बनना है, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? टेक्निकल्स नहीं तो क्या, कैसे? अभी देखो आजकल इंटरनेट बहुत फास्ट हो गया है बराबर, तो कहीं ना कहीं से लोगों को नॉलेज मिल जाता है। पहले क्या था, 2000 अपना इंडिया में 4G शायद 2017 में या 16 में आया जियो के बराबर, बाद। जियो के आने के बाद। पहले जो 3G चल रहा था उसमें महीने का 1 GB मिलता था, वो भी फेसबुक या व्हाट्सअप सोच के लोग ओपन करते थे। तो नॉलेज तो कहाँ मिलने वाला था लोगों को। ये जो 4G जो आने के बाद जो लोगों के मतलब पास में जो इंटरनेट थ्रू स्टॉक मार्केट का जो नॉलेज आया ना, मान लो कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे पता था, रिलायंस समझ लो कि 1000 के लेवल पे आने के बाद 3-4 बार वहाँ से रिवर्स हुआ है, तो सपोर्ट बन गया। वो 1500 के ऊपर मतलब वहाँ पे आने के बाद बहुत बार नीचे आया तो वो रेजिस्टेंस बन गया। ये चीज़ जो पहले मुझे पता थी, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है, वो एक के बदले आज 100 लोगों को पता चल गई। तो ऑब्वियसली जितने लोगों को पता चलेगा तो वो टेक्निकल बार बार काम नहीं करने वाला है, कभी तो उल्टा नीचा करने वाला ही है, क्योंकि मार्केट को घुमा कौन रहा है? हमारे जैसे लोग तो लोग घुमा रहे हैं, वो बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वही घुमा रहे हैं। अगर उनको पता है कि भाई यहाँ से रेजिस्टेंस है, वो हमको भी दिख रहा है और बाकी लोग जो लोग सीख रहे हैं उनको भी दिख रहा है, हम जो ट्रेड करने वाला है वही वो लोग करने वाला है, तो कमाएगा कौन? हम तो कमाएंगे नहीं। तो उल्टा ही करो। आज के डेट में वही हो रहा है। पहले क्या एक्सपायरी स्मूथ चलता था, 17, 18, 19, 20, 21, ये जो वीकली एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का बहुत स्मूथ चलता था। हार्डली मेरे 52 एक्सपायरी रहते थे, 2 एक्सपायरी में मेरे लॉस होते थे, 50 एक्सपायरी में मैं पैसा बना के जाता था ब्लाइंडली। मतलब आप सेल कर दो, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते थे हम लोग। ओहो, वो टाइम पे 30 पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन बेचे, 40 पे बेचे, 60 का रेट भी हमको देखने को नहीं मिलता था, इतना स्मूथ चलता था। ICICI डायरेक्ट में एक ऑप्शन प्लस करके फीचर था वो टाइम पे, 10 रुपये में आप ऑप्शन बेचोगे, कंपलसरी स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ का लगाओगे और लिमिट प्राइस रहेगा 70 का, मतलब 10 के और 70 के बीच में 60 का डिफरेंस हुआ तो 40 का लॉट था वो बैंक निफ्टी का, तो 40 इंटू 60 करोगे तो 2400 हुआ। उतना ही मार्जिन लगता था एक लॉट सेल करने के लिए। तो वो टाइम पे मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के कम कैपिटल में बहुत लॉट सेल करता था और पैसे 1 लाख के मैंने 10 लाख किए थे 9 मंथ के अंदर। क्या बात है। वो टाइम क्योंकि मार्जिन कम था, 40 का लॉट था, मतलब 2400 रुपये दाव पे लगाने के बाद मेरे को मिलता था 400 रुपया, 10 पॉइंट मिलते थे। तो
अगर ब्रोकरेज निकालोगे 2 पॉइंट निकालोगे तो समझ लो कि 320 रुपये मिले, तो रिटर्न मेरा बहुत हो गया ना, बहुत 2400 रुपये पे आराम से। 320 रुपये, तो पैसा फास्ट बनते थे। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी स्मूथ चलती थी। 10 का कभी मैंने 30-40 भी नहीं देखता था मैं ऑप्शन। आजकल तो अभी तो इतने लोग एक्सपायरी प्लेयर्स आ गए ना मार्केट में, तो मतलब ऑब्वियसली बड़े लोगों को पता तो चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो अभी लास्ट 2-3 साल से तो मतलब आपका 10 का ऑप्शन 100 को भी देखने को मिलता है। हाँ 100 क्या 200 भी चला जाता है, वो भी 10-15 मिनट के अंदर। बहुत आराम से जा रहा है। स्टॉप लॉस स्किप भी हो जाता है, स्टॉप लॉस रखोगे तो भी स्किप हो जाएंगे, ऐसे फास्ट मूवमेंट आती है। तो मतलब ये ले अभी टेक्निकल काम नहीं कर रहा है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के लिए या पर्टिकुलर दिन के लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल प्लेयर है, ऑप्शन बेच रहे हो, वीकली बेचोगे तो वीकली में भी अभी डेली में क्या होता है, आज गैप अप होता है तो दूसरे दिन गैप डाउन होता है, तो वापस दूसरे दिन तीसरे दिन गैप अप होता है। डेली में भी कभी कभी टेक्निकल्स काम नहीं करते, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे तो आप बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हो। नॉट पॉसिबल। आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ऑप्शन सेल करने के लिए, मतलब रेंज उसके हिसाब से पकड़ लो, कम पैसा बनेगा लेकिन बनेगा। राइट राइट। तो आप वो कर सकते हो, थोड़ा टारगेट कम कर दो अपना और दूर के। अगर आप ऑप्शन प्लेयर, मैं ऑप्शन प्लेयर हूँ इसलिए मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा ना, या फ्यूचर ट्रेडिंग, मैं फ्यूचर ज़्यादा नहीं कर रहा इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मास्टर ही ऑप्शन में है तो मैं ऑप्शन की बात करूँगा ऑब्वियसली। तो जो आप दूर के ऑप्शन बेचोगे, रिटर्न का टारगेट कम कर दो, आएंगे आपके पैसे। बड़े टाइम फ्रेम पे उतना जंप नहीं, टेक्निकल काम करता है, स्मॉलर पे नहीं कर रहा है अभी। राइट। तो क्या मितेश पटेल ऑप्शन मैस्ट्री ऐसा कोर्स हमें कभी देखने मिलेगा? वो तो मेरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट पे काम करता हूँ। मेरे पास जो है वो डिसीजन पावर है, फटाफट डिसीजन लेने का। वो अगर वही चीज़ मुझे पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इधर है, बराबर, आपको भी पता है कि चलो भाई निफ्टी 22,800 से अभी 21,800 से रिवर्स हुआ है। हाँ। लेकिन कितने लोग हिम्मत पर कर पाएंगे कि एक 21,800 का मंथली पुट बेच के बैठ जाऊँ मैं? एक ही चीज़ बार बार थोड़ी ऊपर नीचे ऐसे होगी हर मंथ में। हाँ सही बात है। आपको अगर मान लो कि आपने ऑप्शन बेचा 21,800 का, समझ लो मंथली ऑप्शन 50 रुपये में बेचा आपने। हाँ। निफ्टी अगर 200 पॉइंट नीचे आएगा तो वो 50 का 70 होगा, आपको नोशनल लॉस देखना पड़ेगा। हाँ अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि चलो यहाँ पे नहीं आया तो 50 का 70 लेके वो 2 दिन के बाद 70 का 40 हो जाएगा। वो देखने की तैयारी होनी चाहिए अगर आप वन साइड खेल रहे हो। अगर रेजिस्टेंस समझ लो कि आपका 26,000 का रेजिस्टेंस है तो 26,000 का मंथली कॉल ऑप्शन जो चल रहा है 20-25 रुपए चलता है, वो बेचो। प्रोबेबिलिटी आपकी वहाँ पे ज़्यादा पैसा बनाने की, तो वो बना सकते हो, लेकिन कम मिलेगा लेकिन बनेगा। एक वन ऑफ माय लास्ट क्वेश्चंस, क्या 2025 में ऑप्शंस बाइंग से पैसा बन सकता है? ऑप्शन बाइंग से देखो, अभी पहले के जो मोस्टली कब पैसा बनता है जब डायरेक्शन क्लियर रहता है। करेक्ट। ट्रेंड या तो फिर एक्सपायरी के दिन लोग गैम्बलिंग करते हैं कि वन साइड मूव आएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है। हाँ। लेकिन अभी वो भी जब कम प्रीमियम रहता है ना तो मूव ही नहीं आता है। अभी बहुत एक्सपायरी मैंने देखा है कि निफ्टी का स्ट्रेडल 50 ही रहता है दिन में, सुबह में 10 या 11 बजे के आसपास 50 पॉइंट का भी मूव नहीं आता है। और वो ऐसे धीरे धीरे कम होता है, तो मतलब बायर्स भी पैसे खो रहे हैं। सेलर डर के मारे सेल नहीं करता कि 50 का अगर 100 हो गया तो मेरे को लॉस आएगा करके। बाइंग में आप पैसा भी बना लोगे, एक बार मान लो कि 5 लाख दाव पे लगा कि आपने 20 लाख भी बना लिया, 15 लाख भी बना लिए, लेकिन वो एक बार जो आदत लग जाती है ना वो फिर जाती नहीं है वो। और हर रोज तो आपको मोमेंटम मिलता नहीं है। मोमेंटम मिलेगा नहीं। कभी कभी मान लो कि आपके डायरेक्शन की फेवर में गया और सडन रिवर्स भी हो गया, तो आप इमोशंस की वजह से पोजीशन भी नहीं काट पाओगे आपकी, और लॉसेस बढ़ते जाएंगे। एवरी टाइम तो आप सही नहीं रहने वाले हो, नहीं, चांस नहीं है। ऑप्शन बाइंग मतलब वो हाईली स्किल पर्सन का काम है। बट पैसा बनता है। हाँ पैसा बनेगा, उसमें भी कब बनेगा आपका कंट्रोल होना चाहिए। कि मान लो कि अभी निफ्टी का मूव आया था 2000 पॉइंट का, अभी 10 दिन पहले 21,800 से रिवर्स हुआ, सीधा आ गया 24,300 बराबर। उसमें अगर किसी ने
कैपिटल अपना 5% भी कैपिटल लगा के पूरा मूव राइड किया होगा तो उसका बहुत 40% 50% रिटर्न भी आ सकता है पूरे कैपिटल पे। वो कैपिटल पे तो हो सकता है 300% 400% भी मिल सकता है। अगर 200 300 वाला ऑप्शन लिया तो उसने 1200 पे बेचा है, 1500 पे बेचा है, तो वो पैसे बन सकते हैं। लेकिन कितने लोगों की हिम्मत होती है ऐसा इतना लंबा राइड करने की? कैसे? हाँ, जो हार्डली 1000 में से एक बंदा होगा जो राइड कर पाएगा। बाकी के लोग क्या करेंगे कि समझ लो कि 100 रुपये में कॉल बाय किया, 150 आ गया तो बेच देगा वो, या मान लो कि चलो 200 पे बेच दिया उसने। लेकिन ऐसे डबल होने वाले मौके उसको कितने, 1 मिलेंगे या 2 मिलेंगे। लेकिन बाद में वो जो आदत लग जाती है वो धीरे धीरे क्या, फिर उसने एंट्री लिया 100 में से वो 70 पे बेच देगा, वो 30 पॉइंट लॉस वाले उसके पास मौके रहेंगे, 10 मौके रहेंगे लॉस वाले, तो वो सीधा 300 पॉइंट उसमें चला जाएगा उसका। लेकिन लेगा वो कितना, 100 या 150। राइट। तो मतलब आप जो रोक पाता है ना खुद को ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर, बस मेरा आ गया, फिर बाद में जब मुंह आएगा तो ही मूव कर, तो ही मैं एंट्री लूंगा, ऐसे बंदे ही बना पाते पैसा। हर रोज ऑप्शन बाय करेंगे वो नहीं बनाएंगे। तो अभी आप क्या सजेस्ट करोगे कि अगर किसी को भी ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या फिर स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करनी है, तो क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ से शुरू करें, क्या क्या करना चाहिए, क्या 3 प्रिंसिपल्स आप अगर दे सके तो? देखो, अगर आपके पास पैसा है, बैकअप भी है, मतलब खुद का, मैं तो बोलता हूँ कि फादर मदर के पैसे भी दाव पे मत लगाओ। क्योंकि वो जो उनकी जो 40-50 साल की जॉब की जो कमाई है, हो सकता है कि आप 2 साल में ख़त्म कर दो, आपके पास नॉलेज नहीं है तो। बराबर खुद का करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि खुद का पैसा मैं कमा रहा हूँ और इधर जा रहा है। या तो अगर ये भी देखो, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 2 लाख से शुरुआत कर लेता हूँ या 1 लाख से शुरुआत कर लेता हूँ ट्रेडिंग में, लेकिन ये पूरा गेम साइकोलॉजी का है। आज की डेट में मान लो कि अभी आगे भी मैंने बोला था कि समझ लो कि कोई भी आज की डेट में लोगों की ज़रूरत देखोगे ना, मान लो कि कोई फैमिली है, 2 बच्चे हैं उसके, दोनों स्कूल में जा रहे हैं। आज स्कूल की फीस समझ लो कि दोनों की मिला के हो रही है 1.5 लाख, बाकी का खर्चा उनके पीछे पूरा 2.5 लाख का खर्चा होता है। बराबर घर का रेंट पकड़ लो, वो रेंट पे रह रहा है या फिर खुद का रह रहा है तो चलो अच्छा है, समझ लो कि 6-7 लाख रुपया उसका साल का खर्चा होता है, 5-6 लाख रुपया ऐसा। मान लो कि 5 लाख पकड़ लो, 6 लाख, तो महीने का 50,000 पकड़ लो, 50,000। वो बंदा क्या सोचता है कि मिनिमम मेरे को अगर 1 लाख आ गया है ना तो मेरा 50,000 का खर्चा भी निकलेगा और 50,000 सेविंग भी होगा। तो 1 लाख अगर आपको कमाना है तो ऑब्वियसली समझ लो कि 50 लाख के कैपिटल पे आप 2% कमाओगे महीने का, तो 1 लाख अमाउंट जनरेट होगा। कोई भी अगर आप 2% मतलब ईयरली 24% हो गया, आप कोई भी बिजनेस करोगे रिटर्न उतना ही आता है, 15 से लेके 25% के बीच में रिटर्न जनरेट होता है बिजनेस में। बराबर। अगर आप 1 लाख या 2 लाख रुपए लेके आओगे और सोचोगे कि मैं महीने का 1 लाख कमा लेता हूँ, मतलब एवरी मंथ 100% रिटर्न बना लूँ या 50% रिटर्न बना लूँ, तो आपको कितना रिस्की खेलना पड़ेगा। हाँ, मतलब फ्यूचर ट्रेड करोगे तो आपको दिन के 10-15 ट्रेड लेने पड़ेंगे, ऑप्शन बाय करोगे तो आपको मतलब प्रॉफिटेबल शॉर्ट ही खेलना पड़ेगा पैसा डबल करने का, 20% रिटर्न। टोटली करेक्ट। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसा कर पाते हो तो आप मास्टर ही हो, तो फिर जॉब मत करो और यही करो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं रहते हैं, हार्डली कोई एक आध बंदा रहेगा तो वो कमा लेगा। वो बंदा भी कौन रहेगा कि जिसको सोर्सेस है उसके कि भाई ये मूव हम करने वाले हैं तो तुम ये करो, जिसको बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग भी बोलते हैं। वो तो इलीगल। हमको कौन न्यूज़ देने वाला है? कोई नहीं देने वाला ना। कौन देगा? तो ये जो छोटे मोटे कैपिटल वाले मतलब साइकोलॉजी पे ही करता है कि 2 लाख पे आके लोग सोचते हैं कि मैं 1 करोड़ रुपया बना लूँ 5 लाख लेके आके। वो पॉसिबल है, लेकिन कब होगा? आप में मतलब पेशेंस होना चाहिए। आपका सेटअप जब बोलता है तभी ट्रेड लो विथ लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड के साथ, तो आपका पैसा बनेगा।
फिर पर्सन रिटर्न पे जो ध्यान देगा उसके ऊपर वही बंदा आगे बढ़ पाएगा। अगर 1 लाख के ऊपर आप 2% बना रहे हो तो 2,000 रुपया, 2,000 में लोगों को सेटिस्फेक्शन कैसे होगा आज के नहीं हो समय में? पाएगा। हाँ, अगर 5 लाख लेके भी आ गया बंदा तो 10,000 मिलेगा उसको। चलो मान लो कि कोई मंथ उसका 6% बना लिया उसने या 10%, तो भी 50,000 रुपये हो गए। मतलब 50,000 रुपये भी उसको मजा नहीं आएगा अमाउंट पे। मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा खर्चा ही, नॉर्मल खर्चा ही 40-50 हज़ार तो ऐसे ही हो जाता आराम है। से। हाँ, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली आपको 2-3 लाख तो कमाना पड़ेगा ना महीने का, हाँ। तभी वेल्थ क्रिएट होगा ना। तो छोटे कैपिटल से ट्रेड करने जाओगे 2-3 लाख कमाने के चक्कर में आपका उड़ जाएगा। राइट। बड़ा कैपिटल लाओगे और परसेंट रिटर्न पे देखोगे तो ऑब्वियसली आप पैसा बना पाओगे। राइट। तो अभी आपके क्या गोल्स है? मतलब अभी आप एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर है। आई थिंक इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स में अगर मैं लिस्ट निकालूँ तो आपका नाम उसमें आता है। रिसेंटली आपने एक पोर्शे भी खरीदी जिसके पिक्चर्स काफ़ी वायरल भी हो गए थे। बट उसके आगे क्या, मतलब अब आपका क्या करियर गोल है कि लाइक मुझे अभी ये लेवल तक जाना है, मुझे 1,000 करोड़ करना है, या मुझे वैसा कुछ? मेरा कोई ऐसा फिक्स गोल? गोल नहीं है। जहाँ तक ट्रेडिंग होता है खुद से चेयर पे बैठ के, जिस दिन मैं चेयर पे नहीं बैठ पाऊंगा उस दिन ट्रेडिंग करता हूँ। वाह। सो इसे बोलते हैं नो ग्रीड, नो। जितना आता है बनाओ भाई, मतलब घर पे बैठ के भी क्या करोगे आप। तो वैसे आप मार्केट मतलब 3:30 बजे के बाद खत्म होते करते क्या है फिर आप? उसके बाद तो नॉर्मली तो देखो जो रूटीन रहता है, लेकिन मैं मोस्टली गेम खेलता हूँ मोबाइल पे। गेमर है घर पे जाके। मार्केट में भी गेम, मार्केट के बाद भी गेम। आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि 12 साल आपने बहुत स्ट्रगल किया, काफ़ी लॉसेस भी देखे, और मतलब बहुत मेजर लॉसेस भी आपने किए इनिशियली आपके ट्रेडिंग डेज में। तो फिर तभी आपको कभी ऐसा लगा कि यार नहीं, ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं है, मुझे अब मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, अब छोड़ देना चाहिए? कभी भी आपने ऐसा कभी थॉट आया या फिर? अभी देखो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर आप मिस्टेक से नहीं सीखोगे खुद की तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे जैसे मैं लॉस करते गया मैं सीखता गया कि मतलब ये क्यों हो रहा है, अगर मैंने ये क्यों किया और वो क्यों नहीं किया, मतलब मैंने बाय किया तो सेल क्यों नहीं किया। हाँ। वो पहले स्टार्टिंग में लॉसेस इसलिए होते थे कि ये चार्ट सिस्टम नहीं था वो अवेलेबल जल्दी उतना। ओके। याहू मैसेंजर पे भी चार्ट आता था तो वो 15 मिनट डिले आता था वो टाइम पे। ओके। फिर ये अपना बाद में आई चार्ट्स पे मैं डेली चार्ट्स देखने लगा। फिर शेर खान था उसमें जो अपना इंटरडे चार्ट मिलते थे अपने शेर खान में, वो एक अच्छा फैसिलिटी था। जब मैं ब्रोकर के वहाँ जाता था चार्ट देखता था मैं वहाँ पे। जो मिस्टेक से मैं करता गया ना उसमें सीखता गया तो नॉलेज मेरे में बढ़ता गया। लेकिन वही कि कम पैसे, बराबर कम पैसे में एक बार क्या हुआ था कि 2015 में शायद जनवरी या फरवरी, कौन सा मंथ एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन चार्ट में देखोगे तो पता चल जाएगा कि जिंदल स्टील वहाँ पे उसके पहले वो सडनली 130 से 225 या 220, मतलब 200 प्लस मूवमेंट दिया था उसने विद इन 1 मंथ के अंदर। फिर नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर वो वापस वही 130 लेवल पे आ गया। ओके। तो मुझे उतना तो समझ में आ गया था कि ये वापस वहाँ पे आ गया तो सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। तो मैंने क्या, वो बाहर जॉब करता था मैं, कुछ पैसे रियल एस्टेट में डाल दिए और कुछ सेविंग बचा था मेरे पास 5-10 लाख का, तो वो मैंने उसमें से 5 लाख मैंने दाव पे लगा दिए जिंदल स्टील पे डाउन ट्रेंड में। अभी नए ट्रेडर्स को अगर आएंगे तो उनको शायद पता नहीं रहेगा कि पहले क्या MIS में पोजीशन कन्वर्ट होता था तो मार्जिन रिलीज होता था। 3x मार्जिन एक्स्ट्रा मिलता था। राइट। हाँ। तो मैंने डाउन ट्रेंड लिया, फिर दूसरे दिन ही जिंदल स्टील 5% डाउन हुआ, मतलब मेरी फेवर में चला गया। ओके। मैंने 131 के आसपास सेल किया तो वो सीधा 122 आ गया। हाँ। वो हाई वॉल्यूम से नीचे जाने लगा। जो मैंने लर्निंग किया था कि वो टाइम पे कि हाई वॉल्यूम से अगर जाता है नीचे
तो और गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि ग्रिड आ गया मेरे में कि और कमा लेता हूँ पोजीशन बढ़ा के उसमें। तो नॉर्मल पोजीशन को मैंने MIS में कन्वर्ट किया। ओके। तो मार्जिन रिलीज हो गया, तो मैंने 122 और 124 के लेवल पे उसको और शॉर्ट किया वहाँ पे कि गिरेगा करके और ज़्यादा। लेकिन वो पहला ही दिन था गिरने का, हाँ। तो क्या थोड़े सपोर्ट भी मिला उसको, हाँ। तो वापस 130 लेवल पे आ गया वो। अरे बाप रे। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैंने ग्रिड नहीं दिखाया होता तो मैं अभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस में रहता, क्योंकि जहाँ शॉर्ट किया था वहाँ पे ही आके अटक गया। हाँ। लेकिन जो 1x क्वांटिटी से मैं गया 3x पे, जो 2x मैंने सेल किया वो 120 to 124 के बीच में किया, वहाँ से जो ऊपर आ गया तो मेरे को लॉस में कन्वर्ट हो गया वो पोजीशन, जो प्रॉफिट में था वो पोजीशन। अरे बाप। हाँ, कैरी तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि लॉस ऑलरेडी हो चुका है। 3x पोजीशन में लेके नहीं जा सकता। पोजिशनल में अगर मुझे लेके जाना है तो 1x ही करना पड़ेगा। तो मैंने वो जो इंट्रा में जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल किया उसमें लॉस बुक किया, और जो मान लो कि मैंने समझ लो कि 30,000 क्वांटिटी सेल किया था और उसको फिर कन्वर्ट करके ज़्यादा किया, वो लॉसेस की वजह से 30,000 में से क्वांटिटी पूरा भी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि कैपिटल कम हो चुका है ऑलरेडी। तो फिर वहाँ पे क्या आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा सीधा। फिर अगर आप, तो मैं पोजीशन वो कैरी नहीं कर पाया। फिर आप मानोगे नहीं, वो 130 से जिंदल स्टील विद इन 3 months के अंदर 50 आया था। बोलो आप चार्ट पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जिंदल स्टील। फिर मुझे लगा कि मेरा विनिंग पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रीड। अगर मैं सेम कंटिन्यू करता 130 के लेवल पे ऐसे बैठा रहता, ऑब्वियसली मेरे पैसे बन जाते, बहुत ज़्यादा बनते। तो वहाँ से फिर मैंने ग्रिड को कंट्रोल करना सीख लिया कि आप ग्रिड को कंट्रोल करोगे आप आगे बढ़ोगे। आपने आपकी गलती से सीखा उस दिन। तो फिर मतलब मुझे समझ में आ गया था कि नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन वो पैसा चला जाता है बिकॉज ऑफ ग्रिड, इमोशंस। हाँ, इमोशंस। और छोटे छोटे पैसे लाओगे तो आपको ज़्यादा कमाने के लिए आप ग्रिड आ जाता है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि 5 लाख के कैपिटल पे 2% पे 10,000 देखेंगे, और अगर आपको 2 लाख कमाने हैं तो आपको 40% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। राइट। वो ग्रिड कंट्रोल कैसे होगा? आप बड़ा कैपिटल लेके आओगे तो ही होगा ग्रिड कंट्रोल। राइट। फिर जब मैंने स्टार्टिंग किया उसके बाद सीधा मेरा जो रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी था वो सेल करके सीधा 45 लाख से चालू किया। 4% का टारगेट रखा, 5% का, आपको सीधा 2 लाख प्रॉफिट दिखेगा, आपको सेटिस्फेक्शन होगा। तो वहाँ ग्रिड मेरा ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया था। अगर मान लो कि दूसरी बार भी अगर मैं 5 लाख लेके आता ना, वो भी उड़ा देता मैं, बिकॉज ऑफ ग्रिड। आपको ग्रिड कंट्रोल करना है और रिटर्न पे फोकस करो, बस आगे बढ़ोगे। तो मतलब वो जो जिंदल स्टील जो 130 से जो 50 आया था ना, तो मतलब उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मेरे पास नॉलेज है, लेकिन मुझे कंट्रोल, मुझे खुद को इमोशंस को कंट्रोल करना है। हर्ट तो अगर वो मैंने कर लिया ना तो बस मैं कमा लूंगा पैसा। इसलिए फिर मैंने वापस हिम्मत किया, पैसे ज़्यादा लगा के, कि मैंने ग्रिड कंट्रोल किया, सब कुछ कर लिया ना, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि नॉलेज तो ऑलरेडी आ चुका था 12 साल में। बाय मिस्टेक जो मैंने लर्निंग किया, मिस्टेक से जो अपना सभी मिस्टेक में से जो लर्निंग किया, उसमें से ऑलरेडी नॉलेज तो खुद ही मतलब खुद को ही डेवलप किया, ना है कि मतलब किसी से बोलने पे भी या टीचिंग से, ऐसा कुछ। मतलब खुद ही फील किया, खुद ही सीख लिया। तो तब आपने कोई बुक्स वगैरह रेफर की थी टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए? एक 2009 में एक सिंपल 50-60 पेज की बुक पढ़ी थी मैंने। उसमें ये सब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैसे वॉल्यूम से नीचे जाता है, कैसे, वो सब बेसिक नॉलेज ले लिया था मैंने। ओके। मतलब उससे मैं फिर आगे बढ़ा। मतलब ये बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप स्पाइडर के साथ आप कब से जुड़े हैं? स्पाइडर में मैं 2019 से जुड़ा हूँ शायद। ऑलमोस्ट 6 साल से आप स्पाइडर यूज कर रहे हैं। तो आपका स्पाइडर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? स्पाइडर में देखो, मैंने अभी बताया कि मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट पे काम करता हूँ। स्पाइडर में एक फैसिलिटी है कि कोई स्टॉक अगर डे हाई या डे लो बनाता है विथ वॉल्यूम, तो अलर्ट्स आता है।
तो अलर्ट से मुझे पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक में मूव आया है, और इमीडिएटली मैं उसका चार्ट भी देख सकता हूँ, राइट। मंथली, क्वार्टरली, मतलब बहुत 20 साल पुराना चार्ट भी देखने को मिलेगा आपको, 1 मंथ का इंट्राडे चार्ट्स भी देखने को मिलता है। मतलब वहाँ से मुझे पता चल जाता है कि इसमें रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, या कौन से लेवल पे उसको बाय करना चाहिए, अगर नहीं है तो छोड़ दो उसको। तो आपकी बातों से मैंने तो ये जाना है कि मतलब स्ट्रैटेजी के साथ सही सॉफ्टवेयर के साथ सही साइकोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को भी ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए, किसी को भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो इतनी मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है ये ट्रेडिंग करना, और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग करना। तो आप ट्रेडिंग के साथ अपनी पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते हो? आपको डिफिकल्टी नहीं होती है? देखो, अगर आप 9 से 3:30 तक ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग की जगह पे रहेगा। उसके बाद जो लाइफ बिना ट्रेडिंग वाला 3:30 बजेगा, वो उसकी जगह पे रहेगा। मतलब उसको बीच में मत लाओ घर पे। तो जो लोग रात भर हाँ। चार्ट्स बैठ के देखते हैं, हाँ। वो सब वो मैं देखता रहता हूँ। ओके। लेकिन वो नॉन स्टॉप नहीं है, ऐसा नहीं कि मान लो कि ऐसे ही टीवी देख रहा हूँ मैं, कुछ सीरियल्स देख रहा हूँ, तो बीच बीच में देखते जाओ आप। हाँ, मार्केट से दूर नहीं रह सकते। हाँ, मतलब आप ये तो कर सकते हैं चार्ट देखने के लिए, आपको क्या स्पेसिफिक इंडिकेटर लगाने, ऐसा तो है नहीं। मैंने और बोला है कि मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट पे कम, मेरे को सिर्फ यही चीज़ देखनी है। मुझे कोई मूविंग एवरेज वो सब कुछ नहीं देखना है। ओके। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, रिवर्स हो रहा है या वॉल्यूम से हो रहा है, नहीं, बस मुझे 2-3 मतलब आपका 2 मिनट का गैप आपका मूल मंत्र है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट्स। मैं इस पे ही लगा रहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि बाकी काम नहीं करता है, बाकी भी काम करेगा। अगर कोई बंदा समझ लो कि 20, ये लोग बोल रहे हैं 200, 180 डेज, 50 DM बराबर। हाँ, राइट। हाँ, कोई 40 पे भी काम करेगा ना, तो भी वो काम करने वाला है। ओह, इज इट? कोई भी नंबर लगा के काम करो आप, 50% प्रोबेबिलिटी तो उसमें भी रहेगी। उसको पकड़ के बैठ जाओ, वो काम करने वाला ही है। कोई भी एक स्ट्रेटेजी ऐसा तो नहीं कि वो काम नहीं करेगी। किसी को तो कभी ना कभी तो उसमें सक्सेस में मुंह तो मिलने वाला ही है ना, काम करेगा तो। लेकिन वो बार बार चेंज करता रहेगा। चलो आज मैंने सपोर्ट पे काम किया, नहीं मुझे इसमें नहीं करना है, कल मैं मूविंग एवरेज पे, ये तो काम नहीं कर रहा है, वो भी काम नहीं किया, मैं बार बार चेंज करता रहूंगा। मान लो कि वो नहीं काम करने वाला है, मेरे साथ होता रहेगा, तो मैं ऑब्वियसली लॉसेस ही करता रहूंगा। अभी समझ लो कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ के वो कोई भी कैंडल, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार पैटर्न जो बनता है उसमें घुसने चला गया। हो सकता है मैं उसमें घुस गया और वहां पे सपोर्ट वाला काम कर गया। ये भी तो हो सकता है ना, हो ही सकता है। हाँ, तो मतलब एक पे ही चिपके रहो, आपको सक्सेस मिलेगा। ओके। अगर आप ट्रेडर नहीं होते तो क्या लगता है आप लाइफ में क्या कर रहे होते? मैं जॉब ही कर रहा होता। जॉब में खुश थे आप? हाँ, जॉब ही। हाँ, मजबूरी, खुश नहीं, मजबूरी होता है जॉब करना लोगों की। सब वही सोचते हैं कि घर बैठे पैसे मिल जाएगा तो कितना खुश हो जाएगा वो। सही बात। वो जॉब करने क्यों जाता है? वो फैमिली की रन करने के लिए, उसकी मजबूरी है, इसलिए करता है। खुश कौन रहता है भाई दूसरों के लिए काम करने के लिए? सही बात है। यहाँ आने से पहले, आपसे जुड़ने से पहले, एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया था। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी ऑडियंस में से हमारे लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, ट्विटर पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। उनके भी कुछ क्वेश्चंस थे, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस है। तो मैंने ट्वीट किया था कि अगर किसी के कोई भी क्वेश्चंस है जो आपसे पूछना चाहते हैं तो आप ट्वीट कर दीजिए। तो काफ़ी सारे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बल्क में क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने उसमें से कुछ 2-3 फाइनल करे, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच इज़ वन ट्रेडिंग प्रिंसिपल यू बिलीव इन दैट मोस्ट ट्रेडर्स इग्नोर? मतलब कौन सा ऐसा ट्रेडिंग प्रिंसिपल है जो आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन ट्रेडर्स जो है, नेचुरल ट्रेडर्स, वो मानते ही नहीं, इग्नोर ही कर देते हैं? ऐसी कौन सी मिस्टेक है या कौन सा प्रिंसिपल है आपका? मोस्टली न्यूबी ट्रेडर क्या करते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। अगर मान लो कि मैंने रिलायंस में पैसा खोया है, तो वो क्या रिलायंस से मैं तो कवर करूँगा, वो माइंडसेट उनका रहता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं रिलायंस से पैसा कमाऊँगा या
TCS से कमाऊंगा या HDFC बैंक से पैसा ट्रेड करके कमाऊंगा, अकाउंट में तो पैसे ही आने वाला है, सोना चांदी नहीं आने वाला है कि HDFC बैंक से कमाएगा तो सोना आएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। सही बात है। तो वो दिमाग में से निकाल दो कि जिसमें से पैसा खोया है उसमें से मुझे कमाना है। वो माइंडसेट में से कभी ट्रेडिंग मत करो। Correct. आपको अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड कब करोगे आप, अगर आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी है अपनी कि मुझे भाई यही मेरा सेटअप बोलेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अगर वो सेटअप बाद में कोई भी स्टॉक में बने आप उसमें ट्राई करो। पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक में ही क्यों ट्रेड करने का, ऐसा जरूरी थोड़ी कि रिलायंस डेली 4-5% मूव करता है, नहीं करता, नहीं करता, महीने में 1 या 2 बार करेगा, फिर Right. शांत बैठ जाएगा। करेक्ट। तो अगर अब 1 या 2 बार करेगा उसमें भी पैसा बनेगा आपका, या तो गलत ट्रेड होगा तो लॉस हो जाएगा उसमें, लेकिन बाकी के दिन जो वो शांत बैठता है उसमें आप ट्रेडिंग करोगे तो क्या होगा, सिर्फ ब्रोकरेज दोगे ब्रोकर को, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा उसमें से आप डर के मारे अगर उल्टा होगा तो मतलब लॉस में निकलते रहोगे आप। अगर वो हर चीज़ रोज मूव नहीं करती है, आज रिलायंस मूव कर रहा है तो कल ICICI बैंक मूव करेगा, या इन्फोसिस करेगा, या फिर कोई भी वो मिड कैप स्टॉक में जाओगे तो अब ABB मूव करेगा, OFSS मूव करेगा। ऐसे स्टॉक ढूंढते रहो कि जो मूव करता है उसमें ट्रेड करके निकल जाओ, फिर दूसरा कोई स्टॉक पकड़ो। डेली एक ना एक स्टॉक 5% मूव नहीं करता है, आपको दूसरा पकड़ना ही पड़ेगा Right. इसमें। तो एक स्टॉक के पीछे नहीं भागना है जिसमें हमने लूज किया। मतलब रिवेंज ट्रेडिंग, अगर पहले मेरा माइंडसेट भी ऐसा ही था, अगर मैंने इसमें लॉस किया है तो मैं इसमें से ही कवर करूंगा क्योंकि ये मेरा पैसा ले गया है, ऐसा ही दिमाग में रहता था। अगर आप बस अपने सेटअप को पकड़ के रखो, जो आप 1 या 2 सेटअप जितने पे, मेरे से हार्डली 2 सेटअप है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन में सेल करता हूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट, That's it. बस वो 2 ही मेरे लिए काम के। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहेगा, मैं स्ट्रैंगल बेचूंगा, डायरेक्शन मिलेगा मुझे तो वन साइड में करूंगा। मेरे 2 ही सेटअप है ऑप्शन के लिए, और दूसरा कुछ मैं देखूंगा नहीं फिर उसके लिए। Okay. Second question is, how can a person earning between 20,000 to 25,000 create wealth through swing trading? मतलब जॉब में अर्न करेगा 20-25,000 या फिर स्टॉक में करेगा, ऐसे मान लो कि जॉब में कर रहा है तो ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आजकल तो 20-25 हज़ार तो जीने के लिए, मतलब अब मिडिल सिटी में भी रहोगे, जैसे कि बड़ौदा है तो ख़त्म हो जाएंगे 20-25 हज़ार। Right. मुंबई में जाओगे तो आप ये रेंट पे ही चले जाएंगे बराबर। सही बात है। तो अगर आप कंसिस्टेंट, अगर स्टॉक में से ये जो बंदा कमा रहा है तो वही प्रोसेस कंटिन्यू रखे और धीरे धीरे उसको, वो कमा रहा है मतलब उसका स्ट्रेटेजी सही जा रहा है तो स्लो मोशन में उसको स्केल अप कर सकता है। तो फिर स्मॉल कैपिटल से स्केल अप कैसे करे, ऐसा एक स्मॉल भी तो धीरे धीरे बड़ा होगा ना। स्मॉल कैप मान लो कि 1 लाख से कर रहा है, 2,000 बना रहा है, महीने में 4,000 बना है, तो वो धीरे धीरे 1 का 2, फिर 5 साल में 2 का 10 होगा, ऐसे तो बढ़ सकता है ना आगे। अभी सीधा 1 लाख से 1 करोड़ कर देना 1 साल में, वो मत सोचो, आपको टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। राइट। अगर आपको जल्दी और आगे बढ़ना है तो पैसे ज़्यादा लेके आओ, मतलब ज़्यादा, मतलब तो खुद के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्सनल लोन ले लिया, किसी से लोन लिया, नहीं तो उसमें फंसते जाओगे। तो लोन लेके ट्रेडिंग कभी नहीं, क्योंकि उसका भी आपको प्रेशर रहता है कि मुझे अगर 12% इंटरेस्ट पे लेके अगर आए तो आपको वो प्रेशर रहेगा कि मुझे महीने का 1% तो ये निकालना ही है, उसके बाद मेरा प्रॉफिट आएगा, मतलब वो प्रेशर रहेगा। अगर मान लो कि वो महीने आपका 1% लॉस हो गया तो नेक्स्ट मंथ आपके ऊपर प्रेशर रहेगा 2% कमाने का, तो वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। मान लो कि दूसरा महीना भी फेल गया तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही है। करेक्ट। तो आपका कैपिटल भी उसमें से फिर कम होगा। 2 महीना का मैं एक साथ कवर कर लूँ, वो चक्कर में हो सकता है कि आप और 4-5% लॉस कर दो। राइट। या तो फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर खुद का कैपिटल रहेगा, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो आप शांति से ट्रेडिंग कर पाओगे। आपका सेटअप जो 2018 में जो था, हाँ, आज हम 2025 में हैं, जो 2018 में सेटअप था, क्या आज भी आप उसी सेटअप पे काम कर रहे हैं? सेम, नो चेंज। जबकि मार्केट इतना बदल चुका है अब। मार्केट देखो, कोई भी पैटर्न मान लो कि 5 साल में एक बार काम नहीं करेगी या 5-6 साल में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं उसको भूल जाऊँ। 1 साल काम नहीं करेगी
तो नेक्स्ट ईयर तो करेगी काम, क्योंकि मार्केट सेम पैटर्न पे कंटिन्यूस नहीं चलता है। कभी ना कभी तो मेरा सेटअप फेल होने वाला है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया। क्योंकि मैं कभी ब्रेकआउट पे ट्रेड कर दो, मानो मैंने एंट्री लिया और नीचे आ गया तो मैं क्या काट दो उसको लॉस में, अगर नहीं आए तो। बहुत टाइम ऐसा आता है कि ब्रेकआउट नहीं चलते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जो ब्रेकआउट आता है तो वो लंबा आता है। अभी कोटक बैंक का रिसेंट एग्जांपल देख लो, 1700-1800 के उसका ऊपर ब्रेकआउट आ गया, आज सीधा कितना 2250 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो, मतलब 450 पॉइंट का मूव आ गया। अगर मान लो कि मैंने 5 बार फेल हुआ कोटक बैंक में, मैंने ट्रेड लिया, मैंने 25-25 पॉइंट का एसएल रखा उसमें, तो 5 बार में मेरे कितने 125 पॉइंट लेके जाएगा। लेकिन एक बार लंबा मूव मिलेगा तो मुझे कितना वो देगा ना मुझे। करेक्ट बात है। तो आप अपने मतलब आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए अगर आप एंट्री ले रहे हो तो। अगर ब्रेकआउट मतलब एवरी टाइम ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे बैठ गया, ऊपर गया नीचे बैठ गया, एक दिन तो भागने वाला है ना। डेफिनेटली। तो उसमें बने रहो, फिर आपके पैसे एक दिन ही बना के देगा, मतलब कभी जो ब्रेकआउट सक्सेस हो गया था। So that was it for, I think today we have covered almost all the questions that we had in our mind. एंड बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतने खुल के बातें की, आपने इतना सारा एक्सपीरियंस बांटा हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ। हमारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस थे वो भी आपने कंसिडर किए, उनको आपने इतनी अच्छी तरीके से जवाब दिया। आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी सारी लर्निंग्स जो आई डोंट थिंक लोगों के 2-2 साल के एक्सपीरियंस में उन्हें मिलती होगी, जितनी इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके थ्रू उन्हें आज मिली है। सो आई एम ग्लैड दैट आप आए, आप स्पाइडर के इस पॉडकास्ट चैनल पे आप आए, हमारे बस एक इनविटेशन पे आए, जबकि आप काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ आप ट्विटर पे ही एक्टिव है और कहीं आप एक्टिव भी नहीं थे। सो आई एम दिल से धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आप हमारे लिए यहाँ आए, हमारे व्यूअर्स के लिए आए। तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ, एंड आपके कुछ शेयर करना चाहे लास्ट कुछ वर्ड्स तो। लास्ट में अगर देखो, मैं उनके लिए शेयर करना चाहूँगा, मतलब जो ट्रेडर बनने के लिए सोच रहे हैं कि मतलब कॉलेज में पास आउट होने के बाद इमीडिएटली मतलब फादर मदर के पैसे से जोर लगाने के लिए आ जाता है। तो अगर कॉलेज में से पास आउट होकर आए, मतलब क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का, तभी आप आओगे अंदर। पैसा अगर जाएगा तो आपको फील नहीं होगा कि मैंने कैसे कमाया था और पैसे जा रहे हैं। अभी मैं मार्केट में इसलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि मैं इनिशियल जो मैंने जो 4 लाख रुपए लिए थे उसके बाद मैंने मांगे नहीं, जो मैंने खुद कमाए वही मैंने मार्केट में लॉस किए। तो ऑब्वियसली हर्ट तो होगा मैं, क्योंकि सेविंग नहीं हो रहा है, मार्केट में चला जाता है। और अगर आप वो होगा, आपको फील आएगा कि पैसा जा रहा है, तो कंट्रोल करना आप अपने आप सीख पाओगे खुद का, अगर पैसा जा रहा है तो। राइट, बराबर। और दूसरा, कंट्रोल कर लिया, वो भी कोई ऐसा नहीं कि कंट्रोल कर लिया तो हम ट्रेडर बन जाएंगे। अगर मैं लॉस कर रहा हूँ, वो सोचोगे नहीं आप कि मैं लॉस क्यों कर रहा हूँ। बराबर। मैंने मान लो कि कोई ट्रेड लिया, मुझे बार बार लॉस ही हो रहा है, मैं सोचूंगा ही नहीं कि, और वो करता ही जाऊंगा, तो मैं ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे सोचना चाहिए कि ये लॉस क्यों हो रहा है, मेरी मतलब मैं गलत क्यों हो रहा हूँ, वो गलती सुधारो। बराबर। और उसमें से अभी जो सुधारो, मतलब आपने मिस्टेक आइडेंटिफाई कि नहीं भाई मुझे ये नहीं करना, मुझे तो ये करना चाहिए, तो वो ही करोगे तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। मतलब गलतियों से सीखना पड़ेगा। पहले मुझे एक याद है कि एक बंदे ने, मतलब याहू मैसेंजर्स पहले चलता था, काफी वो टाइम पे कोई मैसेंजर्स नहीं थे, तो बहुत सारे लोग याहू मैसेंजर पे टिप्स देते थे ओपन लेयर से। ओके। तो मैंने एक बंदे का टिप्स देखा था कि पर्टिकुलर स्टॉक ये लेवल पे ही बाय करो, मतलब ये 90 क्रॉस करता है तो बाय करो, जबकि वो चल रहा था 86 पे। ओके। तो मैंने सोचा कि ये तो पागल है, 90 पे बोलता है और अभी चल रहा है 86 तो क्यों बाय करने का, अभी कर लेते तो 4 पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। मैंने बाय कर लिया 86 पे, तो वो 86 तो वो नीचे चला गया। फिर बाद में जब मैंने चार्ट पे लर्निंग किया,
तब मुझे पता चला कि अगर ये 90 का रेजिस्टेंस था, अगर ये क्रॉस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है भागने की ऊपर। इसलिए वो बंदा बोल रहा था कि 90 पे ऊपर जाता है तो बाय करो, लेकिन वो सपोर्ट के पास ही चल रहा था 86 पे, और वो 86 से नीचे का तो प्रेशर में और नीचे चला जाता है। राइट। मतलब ऐसे इस तरह से मैं सीखा था, मतलब कि अभी उसने बोला कि 90 के ऊपर बाय करो तो मेरे दिमाग में वो क्लिक हुआ कि उसने क्यों बोला। अगर आप ऐसे लर्न नहीं करोगे ना खुद, और मैं बहुत सारे आर्टिकल भी पढ़ता था ऑनलाइन वो टाइम पे, मतलब जो वो टाइम पे कुछ जो होंगे वो इंटरनेट पे लिखते रहते थे, ब्लॉग्स वगैरह जो लिखते रहते थे, मतलब निफ्टी ये लेवल ये है कि इसके ऊपर जाएगा तो ये बढ़ेगा, कि वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहा है। तो मतलब मैं वो देखता था कि ये क्यों बोल रहा है, मतलब वॉल्यूम कहाँ देखता है, अब निफ्टी का वॉल्यूम वो कहाँ देखता है। तो मैंने फिर वो आई चार्ट्स चल रहा था वो टाइम पे, तो आई चार्ट्स में ओपन किया, वो निफ्टी 50 के जो वॉल्यूम्स दिख रहे थे नीचे बार, वो देखा कि मतलब जब निफ्टी भागता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है और दूसरे दिन वो मूव फॉलो भी करता है। तब समझ में आया कि जब पोजीशन बिल्डअप होती है तो वो ऊपर भी जाता है, तो हम वो डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ऐसा लर्निंग का बुक आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। राइट। नहीं तो दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहोगे, कि पब्लिक में जाके वो बैठ गए आप, मतलब ब्रोकर के पास, वो कोई बोल रहा है कि अरे इसको बाय कर लो, कोई बोल रहा है सेल कर लो, वही करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब खुद सीखना पड़ेगा इसको, तभी आप मतलब लाइफ में आगे बढ़ गए। जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे होंगे है आज के दिन, वो खुद ही सीखे बिना किसी कोच के। मतलब अगर मैं किसी को सिखाऊंगा तो मैं क्या उसका पाथ कम कर दूंगा कि भाई तेरे को ये नहीं करना है, लेकिन फील डिसीजन पावर वो तो उसको खुद ही लेना पड़ेगा ना। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे तेरे को सेल करना है, यहाँ पे तेरे को बाय करना है, वो सिखा दिया मैंने, वो सीखने के बाद वो देखता ही रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं है, तो क्या काम का फिर वो। डिसीजन लेना पड़ेगा उसको, खुद को कुछ सीखना भी। मैंने उसको बोला कि यहाँ पे बाय करना है, तो उसको सोचना चाहिए कि क्यों बोला है, यहाँ पे क्यों बाय करो। मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि बाय करो, वो भी सोचना चाहिए कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे एग्जांपल है कि स्टॉक ब्रेकआउट आता है, फंडामेंटली कंपनी अच्छा रहता है तो ऊपर जाता ही है। एक बार घुस जाओ, एंट्री ले लो और फील करो मूव को, आपके अंदर खुद में खुद हो जाएगा सब कुछ। राइट। लेकिन पैसे खुद के होने चाहिए, लोन लेके मत करो, किसी से फ्रेंड से उधार लेके भी मत करो। ट्रेड अगर करना है तो खुद के पैसे से ही करो। और कैपिटल उतना लेके अंदर बैठो ना, अगर 2% भी रिटर्न आए तो एब्सोल्यूट अमाउंट पे आपको सेटिस्फेक्शन हो। ये एब्सोल्यूट अमाउंट वाला जो थिंग है, मतलब किसी को देखो 25,000 पे सेटिस्फेक्शन रहता है, किसी को 1 लाख पे रहता है, तो उसके हिसाब से कैपिटल लेके बैठो। राइट। तो उसको परसेंटेज में तोलना है। या तो फिर वो माइंडसेट रखो, अगर 5,000 आया या 2,000 मेरे लिए ये साइड इनकम है, वो माइंडसेट भी करोगे तो भी आगे बढ़ पाओगे। Right. So that was all for today, and we had a very special guest, Mr. मितेश पटेल, जिन्होंने अपने इनसाइट शेयर किए एंड काफ़ी सारी नॉलेज शेयर किए, एंड मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ एक बार फिर से। एंड हम ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे, कुछ नई चीज़ें लाते रहेंगे। मितेश सर के साथ हम सून, अगर वो अवेलेबल हो तो किसी दिन वेबिनार करेंगे या सेमिनार भी करेंगे। तो मिलते हैं वॉइस ऑफ ट्रेडर्स के एपिसोड 2 में जल्द ही। थैंक यू।